हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन समझते हैं कि कैसे आप सीयूटी पीजी 2026 में बीएचयू में काउंसलिंग करा सकते हो। सीयूटी पीजी का रिजल्ट आने के बाद आप लोग इंतजार कर रहे थे कि बीएचयू कब काउंसलिंग स्टार्ट करेगा, तो बीएचयू ने फाइनली काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। इसकी अगर आपके पास ऑफिशियल लिंक नहीं है बीएचयू की वेबसाइट की, तो वो हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया। आप सबसे पहले उस ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। जाने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे जो कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम जो कि बीएचयू हर साल चलाती है एडमिशन के लिए सभी पीजी डिग्री के प्रोग्राम्स के अंदर, वो स्टार्ट हो चुका है। इसका कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे, जिसके अंदर आप रूल्स वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा लॉगिन और रजिस्टर, दो यहाँ पे आपको आइकन दिखाई देंगे। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। इसके अंदर रजिस्टर करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसको हम देख लेते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको चाहिए सीयूटी पीजी 2026 के एप्लीकेशन नंबर, फिर आपको रोल नंबर लगा देना है जो एडमिट कार्ड के अंदर आपको अलॉट हुए थे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना जो भी नाम जब आपने एनटीए के फॉर्म में फिल किया था सेम टू सेम नेम यहाँ पर आपको डालना है। नेम डालने के बाद में आपको ईमेल एड्रेस, सेम ईमेल एड्रेस आपको लगाना है जो आपने एनटीए के फॉर्म को फिल करते हुए लगाया था। वो ईमेल एड्रेस लगाने के बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर लगाने, मोबाइल नंबर भी आपको वही लगाने हैं जो आपने एनटीए के फॉर्म में लगाए थे। जैसे आप ये ईमेल लगाओगे, ईमेल लगाने के बाद में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको सेम टू सेम लगानी है। डेट ऑफ बर्थ लगाने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा है वो कैप्चा आपको लगा देना है। कैप्चा लगाने के बाद आपको एक जो ईमेल आईडी आपने लगाई है उस ईमेल आईडी पे आपको जो है ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे लगाना है। ओटीपी लगाने के बाद आप वेरीफाई हो जाएंगे और वहां पे आपको फिर क्रिएट करना है पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए जैसा कि हमेशा कोई भी जो वेबसाइट होती है हमारी बोलती है कि एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद और बाकी स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कोई भी आपका एल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसके अंदर होनी चाहिए। वो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में यहाँ से आपको कंफर्म पासवर्ड करने का ऑप्शन आएगा। कंफर्म सेम पासवर्ड वापस से आपको लगानी है, फिर से आपको कैप्चा लगाना है। और ये जैसे आप लगाओगे आप वापस से रीडायरेक्ट हो जाओगे लॉगिन के लिए। यहाँ पे आपको जो भी पासवर्ड आपने लगाया है और जो आपके एप्लीकेशन नंबर आपने के जो थे वो आपको लगाने और जो पासवर्ड लगाने, पासवर्ड लगाने के बाद आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। इस सारे डैशबोर्ड में आप देखोगे माई एप्लीकेशन, फाइंड प्रोग्राम, अप्लाई फॉर प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोफाइल, स्कोर कार्ड। लेकिन आप किसी भी प्रोग्राम के लिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करोगे। तो प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे जो कंप्लीट प्रोफाइल का जो पिंक कलर में आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे हमें टैप करना है। इस पे जैसे ही हम टैप करेंगे कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड जो है वो आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आपको जो फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आपको वापस से अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लगानी है। अल्टरनेट ईमेल आईडी आप लगा सकते हो अगर लगाना चाहते हो तो। आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगाना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर वापस से आपको लगाने होंगे। यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप चूज करना होगा। आप इंडिया के सिटीजन हो, ऑफ कोर्स आप इंडिया के सिटीजन हो तो इसमें आप यस कर देना। देन आफ्टर रिलीजन आपको लगाना है, अपना नेशनलिटी आप लगा देना इंडिया। देन आफ्टर यहाँ से डोमिसाइल से अपना स्टेट को आपको चूज करना है। मदर टंग में आप अगर बंगाल से हो आप बंगाली चूज कर लीजिएगा, आप किसी दूसरे स्टेट से हो तो आप वो अपनी मदर टंग भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या अपनी अंडर ग्रेजुएशन बीएचयू से किया। अगर आपने बीएचयू से की है, ये वो स्टूडेंट्स के लिए जो बीएचयू से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है तो उनको यहाँ पे यस करना है। जिन्होंने बीएचयू से अपनी ग्रेजुएशन नहीं की उनको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप किसी भी बीएचयू के अंदर आपके कोई भी नॉन यानी कि या तो आपके पिताजी या फिर आपके माताजी क्या नौकरी करते हैं। अगर ऐसा है तो आप यस कर देना और वो कौन सी जॉब करते हैं वो आपको फिल करना है। अगर नहीं करते हैं तो आपको सिंपली नो करना है और आगे बढ़ जाना है। नीचे आपकी फैमिली डिटेल्स के अंदर आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे जो एनटी के फॉर्म में आपने फिल किया था। लेकिन फिर से आपको क्रॉस चेक कर लेना है। नीचे जो है मदर मोबाइल नंबर और फादर मोबाइल नंबर, इन दोनों में आपको किसी ना किसी के मोबाइल नंबर अपने दोस्त के लगा सकते हो। यार आपको पेरेंट्स के ही मोबाइल नंबर अगर लगाने हैं तो आप पेरेंट्स के भी मोबाइल नंबर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये मोबाइल नंबर जरूर लगाना होगा। ये जैसे आप लगाओगे यहाँ पे फिर से आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी लगाना पड़ेगा। फिर आपको कंबाइंड फैमिली इनकम यानी कि कंप्लीट आपकी जो इनकम है, इनकम में आप एक चीज ध्यान रखना, जो आपने एनटीए का फॉर्म फिल करते समय इनकम लगाई थी वो सेम टू सेम इनकम ही आप यहाँ पे लगाना। अदरवाइज हो सकता है आपने उस टाइम पे कुछ और लगाई हो, इस टाइम पे कुछ और, तो कुछ ना कुछ इश्यू आपके आ सकता है।
देन उसके बाद में एड्रेस का यहाँ पे आपको कॉलम दिखाई देगा। तो एड्रेस के अंदर अगर आपका जो कोरोस्पोंडेंस एड्रेस है और परमानेंट जो एड्रेस है अगर वो दोनों सेम है तो आप यहाँ पे कोरोस्पोंडेंस एड्रेस फिल करने के बाद में परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, जिससे कि ऑटोमेटिक जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वो फिल हो जाएगा। देन उसके बाद में बैंक डिटेल्स आपसे ली जाएगी कि किसी भी प्रकार का अगर रिफंड आपको अमाउंट वापस से किया जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर आप अपने यहाँ पे बैंक डिटेल लगा देना। अकाउंट नंबर वापस से आपका अकाउंट होल्डर नेम लगाना है, अकाउंट नंबर लगाना है, वापस से अकाउंट नंबर लगाना है ताकि इनकरेक्ट ना हो। फिर आपको बैंक का नेम यहाँ पे लगाना है। देन आफ्टर आपको IFSC कोड यहाँ पे लगाना है। ये लगाने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। देन आफ्टर नेक्स्ट जितनी भी डिटेल्स आपने अभी तक फिल की है उसके अंदर किसी प्रकार की गलती ना कर दे, इसके लिए वापस से आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा कि आप अपडेट कर सकते हो या फिर आप प्रोसीड करना है। अगर आपकी सभी जो डिटेल्स है वो करेक्ट है तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर देना। इस पर जैसे आप टैप करोगे इसके बाद में सेकेंड हमारी स्पोर्ट्स की डिटेल आपसे पूछी जाएगी। अगर आपके किसी प्रकार का नेशनल लेवल का अगर सर्टिफिकेट है तो ही आप इसमें यस करना, स्पोर्ट कोटा के अंदर आप तभी एलिजिबल रहोगे जब आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आप कॉलेज लेवल का या फिर कोई भी अपने गांव लेवल का कोई टूर्नामेंट का अगर सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाते हो यस करके कि हाँ मैं खेलता हूँ, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहेगा। यहाँ पे वैलिड वो ही रहेगा जो नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होगा। ओके, देन आफ्टर अदर डिटेल्स के अंदर यहाँ पे आपको फिल करना होगा कि क्या आपको हॉस्टल अकोमोडेशन चाहिए। अगर आपका BHU के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको हॉस्टल चाहिए तो आप ऑफकोर्स इसमें यस करना। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको किसी प्रकार की बीमारी रहती है जिसके अंदर रेगुलर मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप यस कर देना, अदरवाइज आप नो कर देना। देन आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है, आपने अपने यूजी प्रोग्राम में एनसीसी किया है तो यस कर देना। जैसे आप यस करोगे आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा एनसीसी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आप मेंशन कर देना मेरे पास बी सर्टिफिकेट है। अगर सी सर्टिफिकेट है तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। देन आफ्टर एनएसएस, अगर आपने अपने कॉलेज टाइम पे एनसीसी नहीं किया होगा तो ऑफकोर्स आपने एनएसएस जरूर किया होगा। अगर एनएसएस किया है तो इसमें आप यस कर सकते हो। देन आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश में आपको क्या क्या आता है। अगर आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों आते हैं तो तीनों आइकन पे आप क्लिक कर देना। अगर आपको केवल रीडिंग और राइटिंग आता है, स्पीकिंग नहीं आता है, तो आप केवल रीडिंग और राइटिंग पे ही यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना। देन हिंदी के अंदर भी आप सेम चीज प्रयोग कर सकते हो। संस्कृत अगर आपको आती है तो ही आप टैप करना इसके अंदर। अदर लैंग्वेज जैसे कि अगर कोई बंगाल से उसको बंगाली आती है तो आप बंगाली लिख के भी कर सकते हो कि मेरे को बंगाली रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों आती है। अदर लैंग्वेज आपको कोई भी उड़िया आती है तो वो उड़िया लिख के भी कर सकता है कि मेरे को ये 3 लैंग्वेज भी, रीडिंग, स्पीकिंग और इसके अंदर राइटिंग तीनों आती है। ओके, देन उसके बाद में नेक्स्ट आपसे जितनी डिटेल अभी हमने पूछी वो वापस से उसको अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। अगर वो सब ठीक है तो आप प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उस पर जैसे आप टैप करोगे आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। आपको सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करनी है। फोटो सेम टू सेम वही फोटो अपलोड करना जो आपने एनटीए के फॉर्म में अपलोड किया। सिग्नेचर नीचे आपको अपलोड करने पड़ेंगे, सिग्नेचर भी आप सेम टू सेम अपलोड करना जो आपने एनटीए के टाइम पे अपलोड किए थे। देन आपको CUT PG 2026 का रिजल्ट अपलोड करना होगा। रिजल्ट जो भी है वो PDF फॉर्म में अगर आपके पास है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। जैसे स्क्रीनशॉट लोगे वो इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे JPG और JPG और PDF फॉर्मेट भी वैसे अलाउ है, PDF फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो बट इमेज के अंदर आप कर देना। नेक्स्ट DOB सर्टिफिकेट के लिए आपको 10th की मार्कशीट। अब यहाँ पे कुछ के पास 10th का सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होती है। अगर मार्कशीट में आपकी DOB नहीं है तो आप सर्टिफिकेट अपलोड करना, आप वही 10th का यहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो, क्योंकि ये केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराने के लिए ही अपलोड करवाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना कि आप अगर 10th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हो तो उसमें डेट ऑफ बर्थ जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो बेटर रहेगा कि आप बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे फिर से कंसेंट लिया जाएगा कि क्या आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स में क्लिक करके और कंफर्म एंड लॉक पे क्लिक कर देना। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपको दिखाई देगा कि यार आप कौन से प्रोग्राम के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। देखो यहाँ पे जैसे आप एग्रीकल्चर वालों के लिए जो है यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक देखा आपको मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर इन सोइल साइंस, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये सोइल साइंस वो वाला सोइल साइंस नहीं अपने वाला। ये BHU के अंदर एक दूसरा कैंपस है जो कि वाराणसी से आई थिंक 40 से 50 किलोमीटर दूर है, मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर किधर ऐसा कुछ जगह है उस जगह का नाम। और वहां पे जो है सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के अंदर आपको मास्टर्स की डिग्री मिलेगी। तो इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो आप जिनके भी बेस्ट अच्छे नंबर आ रहे हैं, 200 से प्लस नंबर आ रहे हैं, वो पहले मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर के अंदर फिल करना, देन मास्टर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको फिल करना है। इसको आप जैसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे 3 आपको
एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ आएगा। इसमें देखो एक यहाँ पे लिखा हुआ है 4 डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर में आपकी 4 डिग्री है, या फिर 4 ईयर डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस हॉनर्स, अगर आपने हॉनर्स में किए तो आपको सेकंड वाला सिलेक्ट करना है। तीसरा आ रहा है यहाँ पे 4 ईयर डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस हॉनर्स हॉर्टिकल्चर, जिन्होंने हॉर्टिकल्चर से अपनी बीएससी की है उनको ये तीसरा वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आप जो है इसमें कौन सी डिग्री जो है आप फुलफिल कर रहे हो, वही डिग्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद में आपसे कुछ डिटेल यहाँ पे पूछी जाएगी, आपकी से चॉइस प्रेफरेंस पूछी जाएगी। तो चॉइस प्रेफरेंस देखो, चॉइस प्रेफरेंस अभी लास्ट में अपन बातचीत करेंगे कि क्या बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप किसी भी ट्रेंड को फॉलो ना करना कि यार पहले एग्रोनॉमी को सिलेक्ट करना है, पहले जेनेटिक्स को सिलेक्ट करूंगा, पहले सोइल साइंस को। जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिससे आप अपनी जेआरएफ की तैयारी अगर कर रहे हो साइड बाय साइड, तो उसी सब्जेक्ट को आप चूज करने की कोशिश करना, ताकि आगे जाके भी आप उसी में कंटिन्यू कर पाओ। जो ये बोलते हैं कि इसमें ज्यादा स्कोप है उसमें कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेजर जो हमारी सब्जेक्ट होती है, मेजर जिनको मेजर सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया, सोइल साइंस हो गया, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गया, उसके बाद एंटोमोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, एक्सटेंशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इनको ही सिलेक्ट करते हैं। तो आप उस ऑर्डर में सिलेक्ट कर सकते हो जिस ऑर्डर में आपको इंटरेस्ट हो। फिर से मैं रिपीट करूंगा, इन बातों पे आप बिल्कुल विश्वास मत करना कि उसमें ज्यादा स्कोप है, स्कोप आपको खुद को ही बनाना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस प्रेफरेंस को फिल करना। यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करोगे, अगर मेरे को फर्स्ट ऑप्शन देना है एग्रोनॉमी को, तो मैं सिलेक्ट पे जाऊंगा और उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस चूज कर दूंगा। उसके बाद में 2 नंबर मेरे को एक्सटेंशन एजुकेशन के दाना है, इस पे सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और एक्सटेंशन एजुकेशन को मैं सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे दे दूंगा। इसी प्रकार से आप कंप्लीटली जो है 16th प्रेफरेंस दे सकते हो। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, सबसे पहले तो जो हमारी फ्री वाली सीट होती है जिनकी फी कम होती है, देन आफ्टर आपके पास ऑप्शन होता है पेड, जिसके अंदर हमारे 30,000 अराउंड जो है वो हमारी आपकी जो फी है वो ज्यादा लगने वाली है। अगर आपकी सब्जेक्ट प्रायोरिटी है तो आप ऊपर, जैसे मान लो मेरे को भाई एग्रोनॉमी लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो फर्स्ट पे एग्रोनॉमी लगाना, और आपको लगता है कि मेरी ये क्षमता है कि मैं पैसे जो है ज्यादा दे सकता हूं लेकिन मुझे सब्जेक्ट वही चाहिए, तो आप एग्रोनॉमी लगाने के बाद में पेड एग्रोनॉमी वाला लगा सकते हो। हॉर्टिकल यानी दूसरी सब्जेक्ट लगा रहे हो कोई सोइल साइंस, उसके बाद पेड सोइल साइंस लगा सकते हो। तो वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहते हो या फिर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा। तो आप पहले जो है फ्री वाले सभी कोर्सेज लगा सकते हो, फ्री मतलब कि जिनकी फी कम है, उसके बाद में आप पेड वाली जो सीट है वो आप लगा सकते हो। ऑलराइट, इसको फिल करने के बाद यहाँ से आपसे कुछ डिटेल, आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि बीएससी की जो डिटेल है वो आपसे फिल करवाई जाएंगी। तो आप 2026 में पास कर लोगे कंफर्म बीएससी 4th ईयर। कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम कंफर्म उसमें नहीं देखने को मिलेगा, ज्यादातर चांसेज यही है। तो आप अदर करके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद में बीएससी अगर आपने किए नॉर्मल, तो बीएससी यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर बीएससी हॉनर्स आपने किए तो बीएससी हॉनर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कि ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट क्या है, हमारी एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। आप फर्स्ट डिवीजन यानी कि अगर 60 से ज्यादा ऑफकोर्स आपकी बन रही है तो आप फर्स्ट डिवीजन आप आ रहे होंगे तो आपको फर्स्ट डिवीजन मेंशन करना है। जो कौन से स्टेट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, अगर बंगाल में है तो वेस्ट बंगाल लिखना है, उड़ीसा में तो उड़ीसा यहाँ पे आपको लिख देना। पिन कोड जो यूनिवर्सिटी के पिन कोड है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पिन कोड, अपने घर के पिन कोड मत लगा देना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पिन कोड यहाँ पे आपको लगाने। उसके बाद में मोड ऑफ क्वालिफाइंग, तो आप मोस्टली हमारे एग्रीकल्चर के अंदर तो सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलता है, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कि हमारा जो है मोड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम प्रोग्राम क्या है, सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर यहाँ पे लिख देना। उसके बाद में कितने ईयर का प्रोग्राम है, 4 साल का प्रोग्राम होता है ड्यूरेशन, तो 4 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपसे फिर से सेमेस्टर वाइज कंप्लीट डिटेल फिल करवाई जाएगी कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी परसेंटेज आई। अब मोस्टली जो रिजल्ट होता है हमारा वो ओजीपीए में होता है या सीजीपीए के अंदर होता है। जितना ओजीपीए है उन्हीं को आप मल्टीप्लाई करके 100 के साथ डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में लिख देना। अगर आपकी 8.5 ओजीपीए रही है तो आप उसको लिख देना 85%। 8.94 रही है मतलब 89.40% वो हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई। अगर मान लो आपकी 8.9 ओजीपीए रही है, 94 रही है, तो वो कितनी हो जाएगी, 89.40% हो जाएगी। तो आप 89.40% इस प्रकार से मेंशन कर सकते हो। जैसे आप मेंशन करोगे नीचे होगा आपकी कंप्लीट परसेंटेज का एवरेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद में 7th और 8th सेमेस्टर का रिजल्ट आपका नहीं आया होगा, जिनका अगर 6th सेमेस्टर का भी रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, तो यहाँ पे हमारे पास पास के अलावा दूसरा अवेटेड ऑप्शन होता है, तो आप अवेटेड पे क्लिक करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप 6th में भी अवेटेड लगा सकते हो, 7th में भी अवेटेड लगा सकते हो, 8th के अंदर भी आप अवेटेड लगा सकते हो कि भैया इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ओके,
उसके बाद में जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपसे वापिस से यहाँ पे दो चीज पूछी जाएगी। पहली चीज कि भैया माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो अभी आपके पास बना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी आपकी क्या नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है ग्रेजुएशन। तो उस केस में दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास आईडी कार्ड का। तो आपकी जो भी कॉलेज की आईडी कार्ड हो, आप उसकी पीडीएफ मतलब स्कैन करके उसकी पीडीएफ बना के आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा, आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जितने 6 या 7 जितने भी सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ गया, उनकी आप स्कैन करना, एक पीडीएफ बनाना, और वो सिंगल पीडीएफ बना के उसकी 500 केबी से साइज कम रख के उसको आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। जैसे ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, आपसे फिर से पूछा जाएगा कि भैया डिक्लेयर कर दो, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे जो आपने लगाए कि मैं जो भी मैंने कंप्लीटली फुलफिल किया है वो सब कुछ करेक्ट है, ये सब कुछ कराते हैं। तो उस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट, अब हमारा पेमेंट करने का टाइम आ गया। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे। तो वहां पे आपको जो भी यूपीआई का अगर पेमेंट सेलेक्ट करना है मोड, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पेमेंट करना है नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर किसी भी मोड से, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे पेमेंट अराउंड 300 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब अगर जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हो तो, और 150 आपको पे करना पड़ेगा आई थिंक, अगर एससी या एसटी कैटेगरी से आप हो तो। ओके, जैसे आप इस पे पेमेंट पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे 300 पेमेंट लिखा हुआ हमारा आ गया। उसके बाद में कुछ आपसे चेक बॉक्स पे क्लिक करवाया जाएगा, इस पे भी आप क्लिक कर देना, इस पे भी क्लिक कर देना, इस पे भी क्लिक कर देना, इस पे भी क्लिक कर देना। एंड देन उसके बाद में क्लिक हियर टू पे बाय रेजर पे, रेजर पे के थ्रू या इजी पे, कोई से पे के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप इस पे टैप करोगे, कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, क्लिक हियर टू मेक पेमेंट, फिर से आपसे पूछा जाएगा, आप उस पर टैप कर देना। जैसे टैप करोगे, यूपीआई के थ्रू हमने पेमेंट कर दिया, यूपीआई पे पेमेंट करने के बाद में हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। जैसे सक्सेसफुल हो गया, वापिस से यहाँ पे आपको आ जाना, डैशबोर्ड पे आप वापिस से रीडायरेक्ट हो जाओगे। रीडायरेक्ट होने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा प्रिंट फॉर्म, जो भी आपने फिल किया है आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ताकि आपके पास वो रहे प्रिंट आउट कि हाँ मैंने यही फॉर्म फिल किया था सही से। प्रेफरेंस ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको फिर से दूसरे प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करना है, यानी कि अब आप जैसे ही इसे अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि मास्टर इन सॉइल साइंस, मतलब जो कंजर्वेशन वाला है वो, और दूसरा मास्टर इन हॉर्टिकल्चर। ऑलरेडी एग्रीकल्चर की सब्जेक्ट के लिए हम अप्लाई कर चुके। अगर आपको हॉर्टिकल्चर की जितनी भी 5 सब्जेक्ट है उसके लिए भी अप्लाई करना है, तो आपको दोबारा से फिल करना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्म। और वो जो आपका एग्रीकल्चर वाला जो स्कोर आया ना, एग्रीकल्चर वाली एग्जाम का स्कोर वही वैलिड रहेगा, लेकिन आपको दोबारा से उसके लिए अप्लाई करने का, अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम पे जाके सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और वापिस से आप उस प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, ये हमारी नंबर ऑफ सीट है, मतलब जो पिछली बार का ऑर्डर है ये उस साल का है, मतलब इस साल भी हो सकता है कि सेम जो हमारी सीट है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा आप ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको सब्जेक्ट प्रायोरिटी पे देना है तो फर्स्ट पे आप एग्रोनॉमी रख सकते हो, सेकंड पे पेड एग्रोनॉमी, थर्ड पे सॉइल साइंस, फिर पेड सॉइल साइंस, फिफ्थ पे हमारी जेनेटिक्स आ रही है, जेनेटिक्स, फिर उसके बाद में माइकोलॉजी पैथोलॉजी आ रही है। तो ऑर्डर का मैं फिर से आपको यही बताऊंगा कि आप वही ऑर्डर फॉलो करें जो आपका मन कर रहा है, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट था यूजी के अंदर कि हाँ यार मेरे को जेनेटिक्स सबसे अच्छा लगता है, एग्रोनॉमी अच्छा नहीं लगता, सॉइल साइंस अच्छा नहीं लगता, तो आप जेनेटिक्स की तरफ जाना। अगर आपको एग्रोनॉमी अच्छा लगता है तो आपको जेनेटिक्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फीस अगर आप दे सकते हो ज्यादा अमाउंट, तो पहले आप पेड सीट को रख सकते हो, ऊपर अपनी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट आपके साथ जिंदगी भर रहने वाली है, फीस तो आपको फिर भी 2 साल ही पे करना पड़ेगा। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान से सोच लेना टाइम लेके। ऑलराइट, उसके अलावा भी आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है, कोई भी अगर चॉइस फिलिंग को लेके, या कितने भी नंबर आ रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी टाइमली। ओके, और इस फॉर्म को फिल करने में भी कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत आए तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका आंसर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ओके, तो देखते रहिए आप आईआरआई वाला। जय हिंद। पसीना आ गया भाई।